किसान भाइयों और बहनों और हमारी आवाज सुन रहे सभी श्रोताओं, आप सभी को सादर नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, मैं हूँ ओपी राठौर और मैं चैताली। श्रोताओं, आज हम एक बार फिर आपसे रूबरू हैं, लेकर आपका मनपसंद और लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसका नाम है आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। श्रोताओं, हम ये बेहद उपयोगी और किसानों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से और आकाशवाणी दिल्ली के प्रयास से। किसान भाइयों और बहनों, जैसा हमने आपसे वादा किया था, आज हम लेकर आए हैं एक नया विषय, नई जानकारियां और नए उपाय, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे और अपने जीवन में, अपने परिवार में खुशहाली ला सकेंगे। जी हाँ, साथ ही देश के विकास में अपना अहम योगदान भी दे सकेंगे। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग की। बिल्कुल, जिसको सरकार अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए बढ़ावा दे रही है। किसान भाइयों और बहनों, प्राकृतिक खेती के अनेकानेक लाभ हैं और बहुत से कल्याणकारी सतत लाभ भी हैं। हाँ, जैसे खेती की लागत में कमी, मुनाफे में बढ़ोतरी, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, मिट्टी के उपजाऊपन में सुधार, पानी की बचत वगैरह वगैरह। बिल्कुल, इन सभी पहलुओं से जुड़ी उपयोगी जानकारी और काम की बातें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रशासक। श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जहां केवल और केवल प्राकृतिक खेती पर शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रचार का कार्य किया जाता है। आज की आधुनिक कृषि चौपाल में हमारे साथ प्रगतिशील किसान भी जुड़ रहे हैं, जो अपने सवालों से चर्चा को सार्थक बनाएंगे। तो श्रोताओं, अपने सभी वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और किसान भाइयों का स्वागत करने के साथ अब हम चौपाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए, देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमें ये अहम जानकारी दे रहे हैं गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर C.K. टिम्बाडिया जी। गुजरात नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी जो एक गुजरात और देश का गौरव बन चुका है, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो एक विजन से देश और दुनिया की पहली प्राकृतिक कृषि यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित हुई है। और रही बात प्राकृतिक कृषि की, प्राकृतिक कृषि ये सिर्फ कृषि पद्धति नहीं है। आज देश और दुनिया के सामने जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जन जन का जो आरोग्य, ये सब जो खतरे में है, ऐसे मौके पे ये प्राकृतिक कृषि एक जीवन शैली बनना चाहिए और बन रही है। प्राकृतिक कृषि ये रसायन मुक्त खेती, भारत कृषि प्रधान देश में हमने बहुत सारा पहलू देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके रासायनिक खेती का भी प्रभाव देखा। आज जो उनका जो दुष्परिणाम हमें मिल रहा है, इसमें से जो बाहर निकलने का एक ही तरीका प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती यानी कि कुदरती प्रकृति को साथ में रख के किसान के अपने फार्म पे देसी गाय का द्रव्य का प्रयोग करके रसायन ने जो खत्म किया है, वो जमीन की उर्वरा शक्ति वापस लाके किसान को अच्छी एक आमदनी की ओर, समृद्धि की ओर और आत्मनिर्भर बनाने की ओर जाने के लिए एक उत्तम प्राकृतिक कृषि पद्धति है। प्राकृतिक कृषि का जो आयाम है, खास करके देसी गाय जो है और उनके जो द्रव्य है, उसमें जो विज्ञान पाया गया, गौ के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जो सूक्ष्म जीव और अपनी भूमि में उनकी रसोई तैयार करते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को बढ़ाने का एक बायो फॉर्मुलेशन गौ द्रव्य से बना के हम बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत ये गौ द्रव्य से प्रयोग करके मीन्स बायो फॉर्मुलेशन बना के प्रयोग करते हैं और उनका अच्छा अभी जो परिणाम मिल रहा है। हम जब प्राकृतिक कृषि की ओर शिफ्ट होते हैं तो गौ द्रव्य से बनाया गया बायो फॉर्मुलेशन का प्रयोग और आच्छादन और मिश्र पाक पद्धति, वापसा निर्माण और बायोडाइवर्सिटी जो खड़ी करने की जो किसान में समझ आ गई है, और ये भूमिका तैयार होने के बाद
प्राकृतिक कृषि की जो फसल या पैदावार आ रही है वो देख के किसान और हम वैज्ञानिक भी आज अचंभे में हो गए हैं कि इस तरह का गुणवत्ता युक्त उत्पादन ये सब प्राकृतिक कृषि के माध्यम से मिल सकता है। इसी सिलसिले में ये जानना भी जरूरी है कि कौन कौन सी फसलें प्राकृतिक खेती के लिए अधिक उपयुक्त हैं, किनसे बेहतर परिणाम मिलते हैं। ये उपयोगी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर R.A. गुर्जर। भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग वातावरण है और प्राकृतिक कृषि में आप हर प्रकार के पौधे और हर प्रकार की किस्म के धान, दलहन और अन्य पाक कोई भी किसान भारत के किसी भी कोने में उगा सकता है। प्राकृतिक कृषि में सबसे बड़ा महत्व ये है, आप जो भी उगा रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ उगाना है, जिसको हम मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। मिक्स फार्मिंग करने के कारण मल्टीपल क्रॉप के बीच में एक माइक्रो क्लाइमेट डेवलप होता है और वो माइक्रो क्लाइमेट हर एक पौधे को हेल्प करता है और इसके कारण हम किसी भी प्रकार की खेती प्राकृतिक खेती के साथ कर सकते हैं। श्रोताओं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर गोपाल वडोदरिया जी। स्वागत है डॉक्टर साहब। हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त फसलों के बीज कैसे उपलब्ध होते हैं और इन बीजों का कैसे उपयोग किया जाता है। जो स्थानीय जाते हैं, जैसे स्थानीय किस्में बोला जाती है, उसका ज्यादा महत्व है क्योंकि स्थानीय किस्में है उसमें स्थानीय जलवायु के सामने, मिट्टी के सामने, रोग कीटों के सामने अधिक अनुकूलित होती है और इसमें उत्पादन क्षमता है वो स्थायी रहती है। जैसे साल भर साल उसकी उत्पादन क्षमता ऊपर नीचे नहीं होती, वो स्थायी उत्पादन क्षमता रहती है। साथ ही साथ ये बीज को हम सुरक्षित रख सकते हैं और अगली पीढ़ी तक ले जा सकते हैं, यानी किसान आत्मनिर्भर बनता है, उसे बाजार से कोई नए बीज खरीदने की जरूरत नहीं रहती, वो अपना ही जो स्थायी बीज है वो यूज कर सकते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक कृषि में महत्वपूर्ण ये है कि बाहर से कुछ भी नहीं लाना, बीज भी नहीं लाना, कोई घटक भी नहीं लाना, सभी अपने खेत का ही यूज करना है और प्राकृतिक खेती करना है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सके और उसका जो उत्पादन का खर्च है, लागत है, वो कम हो जाए और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। अब हमारे एक किसान भाई का सवाल है, कुछ शंका है। मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट मीन्स जैविक खेती का तफावत क्या है सर? हम चाहते हैं डॉक्टर टिम्बाडिया जी इस शंका का समाधान करें। प्राकृतिक कृषि जो है वो माइक्रोब्स की खेती है। माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव की, और सूक्ष्म जीव जो है वो गौ माता के शरीर से हमें मिलते हैं, लेकिन 33 करोड़ से अधिक सूक्ष्म जीव गाय से जो शरीर से जो पाया जाता है वो ही है। तो कहने का मतलब ये है प्राकृतिक कृषि ये सूक्ष्म जीवों की खेती है। सूक्ष्म जीव ही अपनी वनस्पति का रसोई तैयार करने का काम अपनी भूमि खेत में करते हैं। तो इनको बढ़ाने की जो ज्यादा प्रवृत्ति होती है वो प्राकृतिक कृषि में होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताऊं तो सबसे बड़ा जो हम मैन्यूर का प्रयोग करते हैं, यानी कि खाद का प्रयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है, तभी हम पाक को पोषक तत्व पूरा पा सकते हैं। यहाँ पर सेंद्रिय खेती ये एकदम खर्चाल खेती है, उसमें किसान को सभी जो बायो इनपुट है वो बाहर से लाके खेती करना पड़ता है। और यहाँ पर हमने बताया सिर्फ एक गाय का पालन करे, बाकी सब फसलें अपनी हो, किसान अपने फार्म पे ही अपने पाक अवशेषों का उपयोग ज्यादा रिसाइकलिंग, मल्चिंग में करे, जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत अपने घर पे ही बनावे, और मिश्र पाक वो तो जड़ है प्राकृतिक खेती की, इनकी जानकारी लेके सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग लेके ये काम आगे बढ़ा सकता है। उसमें इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्राकृतिक कृषि में जो किसान की फसल जो पूरी विधि अपनावे तो कम नहीं होती। ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहे भी हो अति खर्च करने के बावजूद भी उसमें इतनी इनकम नहीं मिलती। प्राकृतिक खेती में जुताई करने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें जुताई, उसमें मोनोक्रॉपिंग, प्राकृतिक खेती में मिक्स क्रॉपिंग, इतना सारा तफावत है। फिर भी आज हमें लगता है कि पूरे देश के लोगों को इनकी जानकारी नहीं है। प्राकृतिक कृषि में रोग और कीट उनका भी इतना आक्रमण नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यदि किसान जरा भी चूक लगावे और बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग समय पे नहीं किया और केयर नहीं ली तो वो क्रॉप फेल होता है। डॉक्टर गोपाल वडोदरिया जी,
हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से प्राकृतिक खेती कैसे निपटेगी, क्या ये भी प्रभावित होगी? प्राकृतिक खेती एक ऐसी प्रणाली है जो आज के बदलते जलवायु परिवर्तन में फसल को टिका सकती है। प्राकृतिक खेती में जैसे हमारे माननीय वाइस चांसलर सर ने कहा कि हम सूक्ष्म जीवों की खेती करते हैं। सूक्ष्म जीवों की खेती करने से हमारी जमीन की जो फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ती है, उसकी पोरोसिटी बढ़ती है और इसके कारण जब अतिवर्षा होती है तो हमारी जमीन ज्यादा जल धारण कर सकती है, जिससे बाढ़ नहीं आ सकती। साथ ही साथ जमीन जिंदा होने के कारण उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे माइक्रो एग्रीगेट्स और माइनर एग्रीगेट्स बनते हैं, जिसमें हमारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी ज्यादा होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस है उसको भी हम स्थापित कर सकते हैं प्राकृतिक कृषि से। और जो प्राकृतिक खेती में हम बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा महत्व देते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की फसलें, अलग अलग प्रकार के जीवों और अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों का साथ में अस्तित्व होता है, जिससे सूक्ष्म जलवायु, जिसको हम माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, वो स्थिर रहता है, जिससे ज्यादा तापमान, अति वर्षा या तो सूखा पड़ना, उससे जमीन एक स्टेबल हो जाती है, एक बफर का काम करती है। ये सभी शॉक को एब्सॉर्ब कर सकती है और पाक को प्रतिरोधक शक्ति देती है। किसान भाइयों और बहनों, प्राकृतिक खेती में मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवी यानी माइक्रोब्स एक अहम भूमिका निभाते हैं, तो इनका संतुलन कैसे बना रहता है, ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रघुनंदन BL, जो नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी में एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट हैं। प्राकृतिक खेती आप सब जानते हैं कि केमिकल फ्री फार्मिंग, स्वाभाविक कृषि। तो मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक कृषि है ये सूक्ष्म जीवी आधारित कृषि। जो भी हम प्राकृतिक खेती में उपयोग करते हैं, बायो फार्मुलेशन से, कॉन्कॉक्शन से, इस पूरी सूक्ष्म जीवी आधारित है। एक्चुअली सूक्ष्म जीवी हम देखते हैं प्राकृतिक खेती में दो तरफ उसका उपयोग महत्वपूर्ण है। पहले मिट्टी के स्वास्थ्य देखना है तो मिट्टी का जो कार्बनिक तत्व है, कृषि अवशेष है, पत्तों है, उसको विघटन करके पोषक तत्व को उपलब्ध करने के लिए ये सूक्ष्म जीवी का बहुत अगत्यता है। और दूसरा, मिट्टी के जो संरचना है उसका गुणवत्ता सुधारने के लिए भी ये सूक्ष्म जीवी का रोल है। और मिट्टी में जैविक संतुलन को एक लेवल करने के लिए ये सूक्ष्म जीवी का भी वो रोल है। खरोट का ये सूक्ष्म जीवी है, ये मिट्टी में उसको संतुलन करने में भी ये इसका रोल है। रोगजनक जो सूक्ष्म जीवी है उसको नियंत्रित करने में भी सूक्ष्म जीवी का रोल है। और पौधे का दृष्टि में देखना है तो पौधे का वृद्धि करना है, पौधे में रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने में भी ये माइक्रो सूक्ष्म जीवी का रोल है। प्राकृतिक खेती की बात करें तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, जीवामृत। बिल्कुल, जीवामृत क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, बता रही है डॉक्टर रवीना एमीपारा, जो इसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट हैं। जीवामृत की बात हम करें तो प्राकृतिक कृषि में जीवामृत का जो उपयोग करते हैं किसान, वो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए करते हैं। और वैसे मैं बात करूं तो जीवामृत जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है, जिसमें हम सूक्ष्म जीवाणु का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि हमारी जमीन है उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें देशी गाय का गोबर जो 10 किलोग्राम चाहिए होगा, और देसी गाय का जो गौमूत्र है वो भी 10 लीटर हमें यूज करना है। और हमें एक 200 लीटर का प्लास्टिक का हम ड्रम बोल सकते हैं, तो उसको लेकर उसमें जो गोबर का और गौमूत्र का मिश्रण बना के उसको ऐड करना है। और उसके बाद जो बेसन है, किसी भी दाल का जो आटा है, वो हमें 1.5 से 2 किलो तक लेना है। और देशी गुड़ है उसे हमें 1.5 से 2 किलो तक लेना है। और सजीव मिट्टी हम बोलते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे से हम जो सजीव मिट्टी बोलते हैं, तो एक मुट्ठी लेकर ये सभी जो सामग्री है उसका स्लरी बनाना है। और जो 200 लीटर का ड्रम है उसमें 180 लीटर पानी डालकर उसमें मिक्स करना है, और उसको एकदम घुलन हो जाए ऐसे मिक्स करना है। और उसे 5 से 6 दिन तक ऐसे ही छांव में कंतान से ढककर रखना है। और दिन में 2 बार, सुबह और शाम को उसे लकड़ी की मदद से हिलाना है। और ये जीवामृत है, ये प्राकृतिक कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। जीवामृत है वो मिट्टी में जितना हम दे सके उतना बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। डॉक्टर रवीना, इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे किसान पूछना चाहते हैं। जीवामृत बनाने के बाद हम इसका कितने दिनों में उपयोग कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं और इसका प्रमाण क्या है? जीवामृत जब हम बनाते हैं
तो हम मौसम के हिसाब से वो 6 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद 3 से 4 दिन तक हम यूज कर सकते हैं और 3 से 4 दिन तक अब तैयार होने के बाद जीवामृत रखते हैं तो उसे सुबह शाम है वो हिलाना भूलना नहीं है, क्योंकि वो भी एक जरूरी है। इससे हम जितना जल्दी यूज कर सके उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ज्यादा फायदा होता है। डॉक्टर रवीना, इसी के साथ हमारे किसान भाइयों को बीजामृत के बारे में भी बता दीजिए। बीजामृत है वो प्राकृतिक कृषि में एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है, जो कि रासायनिक कृषि में हम देखते हैं कि किसानों है वो अत्यंत हानिकारक जो केमिकल है उससे बीज का उपचार करते हैं। पर हमें प्राकृतिक कृषि में क्या करना है कि बीज है उसका उपचार है वो बीजामृत से करना है। जो किसान है वो बड़ी सरलता से अपने खेत पे तैयार कर सकते हैं। उसमें भी देसी गाय का गोबर है, गौमूत्र है, चूना है और मुट्ठी भर जो सजीव मिट्टी है उसका उपयोग करके उसको मिश्र करते बीजामृत है वो बनाया जाता है। और बीजामृत का जो उपयोग करते हैं तो बुआई के समय हम बीज को ट्रीट करते हैं और उपचार करते हैं। इससे क्या होगा कि बीज जब शुरुआत के स्टेज में है, कोई भी फसल है वो शुरू में एकदम नाजुक होते हैं, जैसे शुरुआत में उसको बहुत केयर की जरूरत होती है। तो बीजामृत से ट्रीटमेंट देने के बाद हमें जो अंकुरण क्षमता है वो बढ़ जाती है बीज की, और उसमें जो प्रारंभिक फसल में रोग जीवात लगते हैं उसका भी फायदा मिलता है और वो कम किया जा सकता है। इसलिए बीजामृत है सभी किसानों को बनाकर वो बीज को संस्कारित करना ही चाहिए। प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत का भी जिक्र आता है। जी, ये क्या है जानते समझते हैं डॉक्टर अल्पेश भिमानी जी से, जो नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट हैं। घन जीवामृत वो एक जीवामृत का सूखा रूप जिसको बनाने के लिए देसी गाय के सूखे गोबर का प्रयोग होता है। इसके लिए 1.5 फीट ऊंचा सूखे गाय का गोबर का बेड बनाना है और इस बेड की लंबाई और चौड़ाई हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि बेड की ऊंचाई सिर्फ 1.5 फीट ही हो, उससे ज्यादा नहीं। और एक बात ख्याल रखनी है वो है कि इस बेड को छांव में बनाना है जहाँ पे सीधा धूप और पानी ना गिरे। और इस बेड को बनाने के बाद इसमें लकड़ी से छिद्र बनाने और वह छिद्र 1 फीट अंतर पे जिगजैग पैटर्न में होने चाहिए। अब इस छिद्र को 100 किलोग्राम सूखे गाय के गोबर में 20 से 30 लीटर जीवामृत से हम उसको भर देते हैं। उसके बाद जीवामृत है वो पूरे बेड पे फैल जाएगा और उसको 7 दिन के लिए हम वैसे ही छोड़ दे। उसके बाद पाउडर से उसको मिश्रित कर दे। अब इस विधि को दूसरी बार हम रिपीट करेंगे 7 दिन के बाद, फिर से उसी साइज का बेड बना ले। और घन जीवामृत है वो डीएपी खातर की तरह हम बीज बोने से पहले प्रति एकड़ 1 टन कम से कम जमीन में दे सकते हैं। डॉक्टर अल्पेश, प्राकृतिक खेती में किसान भाई जो मेहनत करते हैं, क्या उसका पूरा फल मिल पाता है? उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए? प्राकृतिक कृषि को पूरी विधि से अपनाना चाहिए। इसके लिए देसी बीज का उपयोग करें, बीज संस्कारित करें बीजामृत से, जीवामृत, घन जीवामृत और दूसरे आयाम बायो इनपुट्स का उपयोग करें। उसके साथ साथ मिश्र फसल प्रणाली दलहन के साथ अपनाएं और उसके साथ साथ पूरे वर्ष भर में जमीन में आवरण जारी रखें और वापसा निर्माण करें। ये सब प्राकृतिक कृषि के सिद्धांत है जो एक साथ अपनाने से फसल अच्छी मिलती है। डॉक्टर अल्पेश, आपसे एक सवाल हमारे किसान भाई का भी है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम बीजामृत बनाते हैं तो बीजामृत में चूने का उपयोग क्यों करते हैं? बीजामृत बनाने के लिए हम गौमूत्र का उपयोग करते हैं और गौमूत्र की जो अम्लीयता है वो कम रहती है। उसके साथ साथ जब फर्मेंटेशन होता है तभी जो सूक्ष्म जीवाणु है उसकी जैव रासायनिक प्रक्रिया से जो अम्लीयता है वो और भी घट जाती है, जिसकी वजह से जो सूक्ष्म जीवाणु में स्पेसिफिकली बैक्टीरिया है उसको अम्लीयता ज्यादा चाहिए। तो पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए चूना का उपयोग होता है जिससे 7 से ज्यादा पीएच मेंटेन हो सके। डॉक्टर रघुनंदन, प्राकृतिक खेती में सप्त धान्य अंकुर अर्क का नाम भी आता है, ये क्या है और इसके क्या लाभ हैं? सप्तधान्य अंकुर अर्क एक बायो फार्मुलेशन से ये छिड़काव करने के लिए उपयोग करते हैं। सप्ता मतलब 7 दानों को उपयोग करके बनाया हुआ है बायो फार्मुलेशन से। तो ये 7 ये जो दानों है ये काला तिल, मूंग, उड़द, कौपी, मसूर,
गेहूं और चना। ये 7 अलग अलग प्रकार का दानों का उपयोग करके बनाया हुआ है ये सप्तधान्य अंकुर। इसके उपयोग से पौधे के अलग अलग जातियों है, अलग अलग स्थिति के ऊपर निर्धारित वे उसको छिड़काव करते हैं। तो ये सप्तधान्य अंकुर के अगर उपयोग करने की वजह से दानों का चमकता बढ़ता है और फल में स्वाद बढ़ता है और जो दानों का वजन बढ़ता है सप्तधान्य अंकुर की वजह से फल का जो ये दान का गिरना होता है ना ये बंद हो जाता है। सप्तधान्य अंकुर का यही 4 उपयोगिता है, तो उसके वजह से दानों का चमकता बढ़ता है। किसान भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती से सीधे लाभ की, यानी प्राकृतिक खेती से प्राप्त उत्पादों की बाजार में बिक्री की, मार्केटिंग की। हमारे साथ है नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी के अमरेली स्थित कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर स्वप्निल देशमुख। प्राकृतिक खेती कोई नई पद्धति ऐसा कुछ नहीं है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये खेती करते आ रहे हैं, तो इसमें लागत खर्च सबसे कम है। जैसे मैं हमारे प्रयोगों की बात करूं तो केमिकल फार्मिंग के कंपेयर में जो प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें 2.5 गुना तक आपका खर्च कम रहता है। यील्ड में जो हमें रिसर्च में जो मिला है उसमें थोड़ी भी उत्पादन में कमी नहीं मिली, कि जो केमिकल या फिर ऑर्गेनिक में तो मिलती ही नहीं है आवक 3 साल तक। तो हमारी प्राकृतिक खेती करने से 100% यील्ड आपकी केमिकल के कंपैरिजन में सेम ही आएगी। अगर किसी किसान को ऐसा लगे कि यील्ड में कम आ रही है लेकिन फिर भी उसकी लागत खर्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मुनाफे में ही रहेगा। डॉक्टर देशमुख, जूनागढ़ से जुड़े हमारे एक किसान भाई भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर, हम प्राकृतिक खेती का उत्पादन करते हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे करें? अगर दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अभी सोशल मीडिया का इतना बड़ा सब चल रहा है तो उसमें हमारे सभी किसानों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। सभी लोग जो शहर में बैठे हैं उनको प्राकृतिक भोजन ही चाहिए लेकिन उनको मिलता नहीं। तो अगर हमारे फार्मर्स सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए, हमारे ही गांव में से बहुत सारे लोग शहर में जाके बस गए, तो उन लोगों को भी प्राकृतिक भोजन की जरूरत है। जो हम खेत में पैदा कर रहे हैं, हमें सिर्फ वो जहां पर भी आपके पास आए तो उनको सिर्फ आपने बोलना है जो आप वहां दाल खरीद रहे हो मैं पहुंचा दूंगा आप, और वहां जो पैसे दे रहे हो उससे थोड़ा कम जो मार्केट वैल्यू है, तो हमारी चीजों को हम वहां पर पहुंचाना है जहां डिमांड है। श्रोताओं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी के हलोल स्थित कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रभु नायका जी। डॉक्टर नायका, प्राकृतिक खेती के तहत उगाई जा रही फसलों में भी कीड़े और बीमारियां तो लगती ही होंगी, तो इसका निवारण और निदान कैसे किया जाए? अगर आपने प्राकृतिक खेती को 5 आयाम सिद्धांत आपने अपनाया तो उसमें कोई भी केमिकल स्प्रे करने की जरूरत तो है ही नहीं। और बाकी हम जो उसमें भलामण जो कर रहे हैं, अग्न्यास्त्र, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णिक, इसका भी उपयोग बहुत कम तरीके से होगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती का पहला आयाम जो है प्रिंसिपल वो बीजामृत। तो बीज को आप मौजूद कीजिएगा तो बीज का स्प्रोटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा और उसका विग्रस ग्रोथ होगा और वो चूस्य प्रकार का जीवात को लगभग 30 दिन तक वो लड़ने का क्षमता उसमें आ जाएगी। और साथ में आप इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग और जीवामृत, घन जीवामृत डालते हैं, जमीन का जो माइक्रोब्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो माइक्रोब्स में एपिफाइटिक करके माइक्रोब्स रहते हैं तो उस खेत का जो पैदाइश में ही अपने आप वो शक्ति आ जाता है कि ऊर्जा रेजिस्टेंस पावर उसमें बढ़ जाए। डॉक्टर नायका, इसी बात को अगर बढ़ाया जाए तो कीट व रोग प्रबंधन कब जरूरी है और कुछ उपाय भी बताएं। आपने अगर प्राकृतिक खेती को सही तरीके से अपनाया तो उसका जरूरत तो नहीं पड़ती, फिर भी है ना एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है। जो किसान पहली बार प्राकृतिक खेती करने जा रहे हैं तो उनके मन में थोड़ा शंका रहता है कि कहीं रोग ना आ जाए, कहीं जीवात ना आ जाए। इसलिए है ना ये स्थानिक कीटक बोलता है, वो जगह पे हर समय पे हर वो सीजन पे वो कीटक आते ही है। तो उसके लिए हमारे में पास है अलग अलग चीजें हैं, नीमास्त्र है, अग्नास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, दशपर्णी अर्क है। तो वो अस्त्रों को हमने बना के उसको कीट आने से पहले ही उसको स्प्रे कर देने का, उसको प्रोफिलैटिक मेजर बोलते हैं। तो हमारा मकसद है कीट को मारने का नहीं, कीट को उससे दूर रखने का रहता है, क्योंकि ये एक फूड वेब है, वो खा के दूसरे जीवी भी उसमें जीवित रहता है, इसीलिए उसको कुदरती के लिए वो छोड़ देने चाहिए। जो नीमास्त्र बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले नीम के पत्ते चाहिए। तो हर एक में इंग्रेडिएंट में क्या होता है, हर एक आपने जो भी अस्त्र बनाया उसमें जरूरियत है गाय का गोमूत्र और पानी, और ये चीज जो हमने एडिशन करते हैं उसको। नीमास्त्र दशपर्णी अर्क में कंपलसरी आपको गाय का छाण यूज करना रहता है, बाकी आपको ब्रह्मास्त्र में गाय का छाण यूज नहीं करने का, ओनली गाय का गोमूत्र भी यूज करने का। मानो कि आप मैं नीमास्त्र की बात करता हूँ,
5 किलो आपका नीम का पत्ते ले लीजिए, वो इस तरह से उसको मिक्स कर लीजिएगा और 10 लीटर गाय का गौमूत्र ले लीजिएगा और 1-2 किलो गाय का गोबर, ये तीनों को अच्छे तरह से मिक्स करके 100 लीटर पानी में उसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 दिन उसको रखने चाहिए। सुबह और शाम को 2-2 टाइम 15-15 मिनट उसको हला के और फर्मेंटेशन करना चाहिए, जो 48 आवर्स में ये नीमास्त्र तैयार हो जाएगा। 6 लीटर नीमास्त्र को आप लगभग 200 लीटर पानी में मिक्स करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, अब हम प्राकृतिक खेती में काम आने वाले कुछ अन्य प्राकृतिक उत्पादों और विधियों की बात करेंगे। हाँ, और ये उपयोगी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धारा प्रजापति। डॉक्टर प्रजापति, सबसे पहले एक सवाल हमारे किसान भाई का। मेरा एक सवाल है कि प्राकृतिक खेती में मिर्ची, अदरक और लहसुन अर्क का कैसे उपयोग करेंगे? इसके लिए मिर्च अदरक लगभग 9 ग्राम और लहसुन 18 ग्राम लेके उसको पीस के उसको कपड़े से छन्नी से छान के फिर इस मिश्रण में लगभग 100 लीटर पानी को मिश्रित करके इस घोल को अच्छे से आप फफूंदनाशक और जो शोषक प्रकार की कीट होती है उसके प्रबंधन में उपयोग कर सकते हैं। खास सब्जी और बागबानी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर प्रजापति, प्राकृतिक खेती में सोंठ का इस्तेमाल भी किया जाता है, ये क्या है और इसका क्या महत्व है? ये जो सौंठ है मतलब कि अदरक का पाउडर, वो ज्यादातर हमारे घरों में आमतौर पर पाया जाता है। तो सौंठास्त्र बनाने के लिए हमें लगभग 100 ग्राम सूंठ का पाउडर उसको 100 लीटर पानी में द्राव्य करना है और उसको जो कंकॉक्शन है उसको उबालना है। एक उबाल तक लगभग पानी आधा हो जाए तब तक उबाल के उसको ठंडा करना है। अब दूसरे बर्तन में हमें लेना है 1 लीटर दूध, उसको गर्म करके उसकी मलाई निकाल के ठंडा होने रख देना है। 2 घंटे बाद ये दोनों मिश्रण को हमें एक साथ घोल बनाना है अच्छे से और फिर इस मिश्रण में 200 लीटर पानी मिला के इस घोल को अच्छे से मिक्स करके फफूंदनाशी या धब्बे हो जाते हैं, खास सब्जी वाली फसलों में जब धब्बे हो जाते हैं तब ये सौंठास्त्र बहुत अच्छे से काम करता है और अच्छा निवारक है फफूंदनाशक जो रोग है उसके लिए। अच्छा डॉक्टर प्रजापति, एक जानकारी और दें, प्राकृतिक खेती में विषाणुओं से होने वाले रोगों का निवारण कैसे किया जाता है? जैसे कि अभी रबी क्रॉप सीजन शुरू हो रही है, इसमें ज्यादातर किसान सब्जी वाली फसलों का सोइंग करते हैं। तो खास अगर मैं बात करूं, जो सब्जी है उसमें विषाणुजनक रोग आते हैं, पीलापन आता है, तो इसके लिए खट्टी लस्सी उसका प्रयोग कर सकते हैं और अदरक, मिर्च और लहसुन का अर्क, वो भी विविध कृषि यूनिवर्सिटियों के संशोधन से प्रमाणन किया गया है कि जो भी शोषक प्रकार की कीट है जो कि ये विषाणुजन्य रोग फैलाती है, उनका निवारण के लिए ये दोनों प्रकार का कंकॉक्शन बहुत ही ज्यादा कार्यरत है। किसान भाइयों और बहनों, अब हम आज की आधुनिक कृषि चौपाल के समापन की ओर बढ़ते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं उन सभी वैज्ञानिकों का जो हमारे साथ जुड़े और प्राकृतिक खेती पर अनेक उपयोगी जानकारियां दी। हमें आशा और विश्वास है कि हमारे किसान भाई वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए उपायों को अपनाकर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। हम उन सभी प्रगतिशील किसानों के आभारी हैं जिन्होंने चर्चा में शामिल होकर चौपाल को सार्थक बनाया। बिल्कुल किसान भाइयों और बहनों, हम आधुनिक कृषि चौपाल को आपके लिए और अधिक उपयोगी और जानकारी पूर्ण बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं चाहिए। हमें ईमेल भेजकर अपने सुझाव भेजें और बताएं कि हमें आधुनिक कृषि चौपाल में और क्या-क्या शामिल करना चाहिए। अपने ईमेल भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लें, kkbongold@gmail.com। ईमेल पता एक बार फिर सुने और नोट करें, kkbongold@gmail.com। श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हम फिर जल्दी ही आपसे रूबरू होंगे आधुनिक कृषि चौपाल की एक नई कड़ी लेकर, एक नए विषय और कई नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए हमारे सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार।